18 करोड़ों की भूमि से आज आप मुझे सुन पा रहे हैं और हम बात करने वाले हैं 18 करोड़ों की भूमि, जिला कुल्लू की लोक संस्कृति और लोक भाषाओं पर। आज का ये विशेष कार्यक्रम है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कुल्लू नाम सुनते ही हमारे ज़हन में उभर कर आती है कुलूत देश की कहानी। पुस्तक लोकगीतों में हमें याद आता है, जहाँ एक गायक कहानी सुनाता है एक चिड़िया को, "शूणे जो तारे चिड़ुआ"। तो इस तरह की अपने आप में अनूठी संस्कृति हमें याद आता है मलाना का देवतंत्र। और चहुँ दिशाओं से देवी देवताओं से घिरी हुई ये भूमि अपने आप में लोक संस्कृति की अनूठी धाती लिए हुए है। इस विशेष अवसर पर हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़ने वाले हैं, वो मुख्यतः थिएटर की दुनिया से संबंध रखते हैं, लेकिन इस रंग मंच की कला को अपने में समेटे हुए भी अपनी संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव और उन रंगमंचों पर भी हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करना और उनका निर्देशन करना, ये उनकी एक खासियत रही है। मैं आज के हमारे अतिथि से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री केहर सिंह ठाकुर जी से। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज की इस विशेष चर्चा में आप हमारे मेहमान हैं। आपके बारे में दर्शकों को बताना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की औपचारिकता को मद्देनज़र रखते हुए हल्का-सा परिचय अपने दर्शकों को देना चाहूँगी। आप मूलतः ज़िला कुल्लू से संबंध रखते हैं और अ, मुख्यतः रंगकर्मी हैं। थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं और निर्देशक भी हैं। अ एक्टिव मोनाल्ट कल्चरल ग्रुप एसोसिएशन में पिछले 26 वर्षों से आप रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, बतौर रंगकर्मी भी और निर्देशन भी कर रहे हैं नाटकों का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मंचों पर आपने बहुत सारे नाटकों का मंचन अभी तक किया है और निर्देशन भी। खास बात ये है कि इन मंचों पर आपने हिमाचल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने नाटकों के माध्यम से दिखाया है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है उससे ये पता भी दर्शकों को सिद्ध होता है ये बात भी सिद्ध होती है कि आप अपनी संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं। अगर रंगमंच की बात करें तो अभी तक शरद जोशी, भीष्म साहनी, मुंशी प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े साहित्यकारों की कहानियों और नाटकों का आपने मंचन करवाया है और अभी हाल ही में हमने जो न्यूज़ के माध्यम से या आप जो क्लिपिंग्स डालते थे, उसके माध्यम से हमें ये भी ज्ञात हुआ कि आप ज़िला कुल्लू में के युवाओं को थिएटर के प्रति उनका रुझान पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर रुचि पैदा कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से आपकी सक्रियता रंगमंच के क्षेत्र में है, वो निश्चित ही हमारे लिए, हम युवाओं के लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। एक बार फिर खुद की तलाश की ओर से अपने सभी दर्शकों की ओर से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों का जुड़ना हमारे साथ शुरू हो चुका है। सीधे बातचीत पर आएँगे। मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि हम कुल्लू की लोक संस्कृति और लोक भाषाओं पर बात कर रहे हैं, तो आपके विचार संस्कृति आप किसे कहेंगे और लोक संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोक संस्कृति क्या है आपके नज़रिए से? जी। ये बड़ा जटिल प्रश्न है और परिभाषाओं में इसे बता देना थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन मैं थिएटर का हूँ, एक्टर हूँ, तो भावों से अभिव्यक्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खूब एकेडमिक तरीके से इन दोनों को बोलना बहुत कठिन है। मुझे समझ आया कि संस्कृति तो जो है, आज भी है, चल रही है और जिस तरह की संस्कृति चल रही होती है, जैसे मतलब आज की डेट में हमारे कुल्लू की संस्कृति क्या है, टूरिज्म भी है।
और जिस तरह से ये पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है और कई चीजें हैं। तो लेकिन ये संस्कृति है, ये टूरिस्ट आते हैं। और अगर आप हम ये देखें कि जो हमारे औट से लेकर ऊपर मनाली पलचान तक जो भी है, सोलंग नाला तक, अटल टनल तक, जो भी एक मुख्य धारा की संस्कृति आज क्या है हम समझ सकते हैं। और वो और उसके साथ में मिली जुली जो गांव की हमारी संस्कृति है, जो ओरिजिनली जो गांव स्थापित है, जैसे कुल्लू में औट से लेकर मनाली सोलंग नाला तक जाएंगे आप, तो मतलब बहुत ज्यादा जो है कुल्लू के जो परमानेंट रेजिडेंट्स जो पहले के से वो नहीं है, बिजनेस से हुआ है। और एक इनके साथ भी एक संस्कृति का एक मिश्रण हुआ है जिस तरीके से हुआ है। और इसी तरह से जो हमारे गांव की है, और आप ये ले लीजिए कि मतलब जो मूलतः हमारी जो लोक संस्कृति में कहूंगा, मुझे जितना समझ आता है, ये तो इन जनरली संस्कृति हो गई आज की डेट में। जिस तरह से भी जो युवा है, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जो है आप गांव में जाइए तो गांव में भी मतलब पहले क्या था कि पहले जो लोक जो बोली थी, भाषा थी, उसके साथ साथ में कुछ कुछ उर्दू फारसी के वर्ड्स होते थे। लेकिन आज क्या होते हैं, उस लोक बोली के साथ में हिंदी के साथ साथ क्या होता है, पहले हिंदी भी होती थी, लेकिन हिंदी और उर्दू फारसी होता था। लेकिन आज क्या है, इंग्लिश बहुत जरूरी हो गई है। तो वो भी एक संस्कृति हो गई है सारी की सारी। मतलब आज के इसका अगर गांव में चले जाएं तो गांव में देखेंगे कि ये मतलब एक युवा लड़की जिसकी शादी हुई है या थोड़ी सी अधेड़ हो गई, जिसके बच्चे हैं, तो वो जो है काफी चीजें अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं गांव में भी। तो ये भी एक संस्कृति है टोटली, मतलब जो जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कृति जो प्रेजेंटली जो चल रही है वही संस्कृति है, वो आवा हवा जो है, जो भाव हमें मिलता है। लेकिन जब लोक संस्कृति की बात करते हैं तो फिर वहां का जो लोक है, मतलब आदि समय से, पुराने समय से जो आ रहा है, वो अपने साथ में जो एक महक समेट के लाता है साथ में, एज इट इज। वो ये नहीं होती है एकदम क्लियर नहीं होती है कि भाई यही है, ऐसा ही है। लेकिन वो महक समेट के लाता अपने साथ में, इस तरह से मतलब वो समेट के लाता है। आज भी जो है, आज देखोगे कि आज जैसे मैं हूं और मुझसे युवा है, मुझसे बड़े हैं, वो लोग जीन्स पहन के घूमते हैं, लेकिन फिर भी हम एक महक समेट के लाते हैं यहाँ की कुल्लू की संस्कृति की। और वो महक जो आती है वो लोक संस्कृति ये होती है। ये सब मिला जुला सा मिश्रण सा है। इन जनरली संस्कृति वही मिल करके फिर आगे मुख्य धारा में जाकर के संस्कृति हो जाती है कि कुल्लू की संस्कृति इस तरीके की हो गई। और लोक संस्कृति क्या, लोक संस्कृति के लिए सबसे बड़ा हमारा जो आज की डेट में मुझे जो लगता है कि हमारी जो देवी देवताओं के साथ जुड़ाव की जो संस्कृति है यहाँ की इस धारा में, वही हमारी लोक संस्कृति है। और वहीं से जो हमारा संगीत, हमारे ताल, हमारे राग, हमारी जो भी उसमें मिश्रण जो भाषा का होता है, जो बोली है हमारी, उसका जो होता है, तो वो जो है वही लोक संस्कृति। अब इसको मुझे लगता है कि ये जो संस्कृति है हमेशा जो वो हमेशा चलती रहती है सरिता की तरह, ये एक रुकी हुई नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं जी, आज से 50 साल पहले इस तरह के बोलते थे, ये वर्ड्स थे, जैसे मेरे दादू थे, तो दादू, मैंने बोला कि मतलब थोड़ी बहुत हिंदी के साथ साथ जो लोकल बोली में हमारे बहुत से अरबी फारसी के और उर्दू के वर्ड्स हैं ये, तो वो वर्ड्स बोलते थे। लेकिन आज वो वर्ड्स गायब हो गए हैं। लेकिन आज क्या है कि इंग्लिश आ गई, हिंदी मिश्रित हो गई, और उसमें जो ये है हमारी जो लोक भाषा है, जो बोली है, वो मिश्रण हो गई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि संस्कृति एक ओवरऑल जो आईना, प्रेजेंट का आईना होता है, प्रेजेंटली क्या है, मतलब हमारी संस्कृति क्या है, इन टोटल एमेलगम में जो आती है हमारे पास। लेकिन अगर लोक संस्कृति की बात करें तो वहां की जो मतलब परमानेंट जो पहले के रेजिडेंट्स हैं, जैसे मतलब कुल्लू में देखा जाए तो कुल्लू में मूलतः जो है दो तरह की जातियां हैं, बोलूंगा मैं, जो तरह के लोग हैं, एक कनैत और कोली हैं। और ये जो दोनों जो इनके सदियों से आपस में झगड़े हुए हैं और एक दूसरे को नीचा और अपने आप को बड़ा दिखाने के वो रहे हैं। और ये
ये जो महक समेट के लाते हैं, जो हमारे मेलों की, जो हमारी संक्रांतियों की, जो हमारे चैत्र वैशाख के बिरछुओं की, और इस तरह से फागलियों की, और ये श्रावण मास के मेलों की, शायरी मेलों की, इस तरह से काहिकों की, ये जो दो ये है, ये काफी मूलतः वहां से समेट के लाते हैं। तो वो लोक संस्कृति में उसको जो है एक लोक संस्कृति के खिड़की से देखा जा सकता, मुझे लगता है। और इन जनरली आज जो सब कुछ मिश्रित है, ये भी चला आ रहा है, ये भी मिश्रण है, और नया भी आया हुआ है, बाहर से हम वेस्टर्न्स भी हैं। और हम देखोगे तो देखेंगे कि रॉक कंसर्ट होते हैं और रेप पार्टीज होती हैं बहुत सी। और जैसे आप देखिए कि कुछ ही सालों में यहाँ पे ढालपुर में जन्माष्टमी में ये डीजे बजता है, और ये होली में डीजे बजता है। तो वो क्या संस्कृति हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारी, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमारी कुल्लू की संस्कृति हो गई है आज के डेट में। उसको किसी तरह से मिश्रित कर दिया। लेकिन अगर लोक संस्कृति की बात आती है, तो लोक संस्कृति की बात आती है कि जिस तरह से ये मेले, फागलियां हैं, काइके हैं, बिरछू हैं, और संक्रांतियां जो मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, नगेड़ मनाई जाती है, सदियाड़े होते हैं आजकल भी समाप्त हुए। और जिस तरह से ये इधर करथा उत्सव हुआ अभी इधर में पलदी घाटी में और थाटीबीड़ में। तो ये जो है ये ठेठ है जो लोक संस्कृति को समेटे हुए हैं। इन्हीं का जो संगीत गीत जो ये अब इसी तरह से जैसे हमारे देवी देवताओं के पास और देवी देवताओं के जो कार्य होते हैं, जिस तरह से ये दियाली नगेड़ वगैरह होते हैं, इसमें देवी देवताओं का ऐसा भी नाग नारायण और इनका आदि शक्ति देवी का, महामाई का रोल है, इन तीनों का रोल है। तो ये प्रॉपर्ली बाजाओं के साथ होती है, इनके अपने से गीत हैं, ये है। तो वो ही अगर ले आते हैं तो वो हमारी लोक संस्कृति हो गई, वहां के लोक की संस्कृति। और जो संस्कृति है, संस्कृति इन जनरली सब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमारे को, चाहे वो यहाँ से मतलब जो चरस बेचने ले जाने की संस्कृति है, वो भी हमारी संस्कृति हो गई यहाँ की। उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इन टोटल जो हमें ओवरऑल जो परिदृश्य ड्रोन से दिखाई देता है सब चीजों का, वो लगता है संस्कृति है। और जो ये फोक महक लेकर के आती है, पुरानी चीजों की महक लेकर के आती है, वो लोक संस्कृति रहती है। लेकिन वो भी आज जैसे ये सब चीजें मनाई जाती हैं और किस तरह से मनाई जाती हैं, तो वही है, महक तो है ही है। जैसे स्वर्गीय मधुराम ठाकुर जी कहा करते थे कि संस्कृति जो लोक संस्कृति भी बदलती जाती है, संस्कृति अलग अलग जामा पहन के आती है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उसकी जो आत्मा है, रीढ़ जो है, वो नहीं मरनी चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। वही हमारी लोक की संस्कृति रहती है, मुझे ये लगता है। बहुत सुंदर बात आपने कही और मुझे लगता है अगले सवाल को भी आपने इसी में समेट दिया। आपने जो संस्कृति और लोक संस्कृति को जिस तरह से डिफरेंशिएट किया और को परिभाषित किया, और उसके साथ ही आपने एक पृष्ठभूमि भी कुल्लू की बाँध दी, चाहे आपने सदियाड़ा की बात की, चाहे आपने ढोल नगाड़ों की बात की, चाहे आपने भाषा की बात की। ये कुल्लू की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ एक बिंदु है जिनको आपने जी इंगित किया, जिसकी ओर आपने इशारा किया, और यही हाँ, हमारी जिस तरह बातचीत से हमारी देखिए और मैं काटना चाहूंगा आपकी बात, हमारी लोक संस्कृति में जिस तरह से यहाँ पे पुराना जो संस्कृति है हमारी, वो ये शैव और शाक्त मत की है। ये जो आज तक के मैंने ये आपको अभी तक के मेरे जो ये बोले अभी तक जो उत्सव बोले, जो जिसके आधार पे लोक संस्कृति को व्याख्या करने की कोशिश की मैंने, ये पुराना है। लेकिन उसके बाद हमारी वैष्णव संस्कृति भी है यहाँ पे। जैसे मंतों की होली है, 40 दिन तक चलती है, अभी इससे चलेगी क्या कहते हैं ये बसंत पंचमी से शुरू होती है, तो वो चलती है, वो गाते हैं। और उसी तरह से जैसे दशहरा है, दशहरा दोनों तीनों ही शैव शाक्त और ये वैष्णव परंपरा का बहुत खूबसूरत एमेलगम है ये। तो जब वैष्णव मत आया तो उसके भी हमारी संस्कृति में जिस तरह से जो गांव में जाएंगे, जहां मैंने बोला ये दिवाली है, ये दियाली, देव दियाली जो हमारी है, नगेड़ वगैरह जो भी है ना, इस तरह से जो उत्सव है, वहां पे हमारे पुराने उसमें जो है दीपावली उत्सव होता है हमारा, राम जी को लेकर के जो होता है वो, और होली, इनका कोई महत्व नहीं है, इनको नहीं मनाते।
ये जो है जब हमारे पास वैष्णव ये आया, वैष्णव परंपरा आई इसका, और आमतौर पे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है जैसे हमारी जो मुख्य पट्टी जो ब्यास की पट्टी ऊपर तक जाती है, इसी पट्टी जी, का उत्सव है, क्योंकि बाहर से बहुत से लोग आए। इसी तरह से आप देख लीजिए कि रली की पूजा होती है यहाँ पे कुल्लू में, जी। रली की पूजा भी होती है। और हालांकि रली जो है ये तो कांगड़ा का ये है, फोक थिएटर हुँ, फॉर्म बोलेंगे, लेकिन मतलब ये शिव को लेकर के जो शिव और पार्वती को लेकर के जो किया जाता है, रली का पूजन किया जाता है, वो भी किया जाता है। और इवन जो कलश यात्रा होती है, महिलाएं करती हैं, वो भी करते हैं, ये भी है। तो ये एमएलगम है, बहुत खूबसूरत। और वो सब चीजें पुरानी और ये वाली चीजें मिल करके ये लोक संस्कृति की महक है यहाँ की हमारी। और बाकी जो जी। उसके बाद डीजे जो टूरिज्म आया, या एनी जो भी जितना भी मैं बोला, वो ये सब इस सब के साथ मिल करके इट इज संस्कृति, प्रेजेंट जी, कंटेम्प्रेरी, ये हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर व्याख्यायित किया आपने। आपने कहा कि एक तरफ हमारा पुरानी चीज़ें हैं जिसको उसकी महक लेकर लोक आता है, और संस्कृति है जो सब चीज़ों का मिला-जुला रूप है और हमें इसे ग्रहण करना ही होगा, हम इससे बच नहीं सकते। नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो सर कुल्लू को आप कितने भू-भागों में विभाजित करेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से? देखिए कुल्लू जो है सांस्कृतिक दृष्टि से अलग अलग भूभागों में बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि मिले जुले हैं, सिर्फ फर्क है तो बोलियों का फर्क है। और कुछ कुछ जी। मतलब पहनने का जो ये ड्रेसेस के पहनने के स्टाइल का डिफरेंस है, स्टाइल के हुँ, स्टाइल का डिफरेंस है। मतलब है हुँ, ड्रेसेस वही, लेकिन पहनने में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे सराज साइड जाएंगे तो उधर जो किश्ती टोपी वाला काफी चलता था, उस तरफ से जो आता, क्योंकि उनका उस तरफ जाएंगे आउटर सराज सराज तरफ जो कोटगढ़ वगैरह वगैरह जो शिमला का थोड़ा सा प्रभाव जो है इस तरफ तक आता है। तो आमतौर पे सिराजी जो है हमारे हमारे बहुत पहले भी आते थे, तो वो थोड़ा सा वो किश्ती टोपी वाले रहते थे। किश्ती और हमारी इधर जो है ये ऊपर की बेल्ट जो ऊपर को आ जाते आते जाएं तो मनाली की तरफ के लिए, तो वो दूसरी टोपी रहती है। हुँ, तो हालांकि हमारी टोपी ने बहुत यात्रा की, लंबी यात्रा की है, क्यों पहले सफेद ही टोपी होती थी, काली धारी होती थी उसमें। तो धीरे धीरे हुँ, ये फूल वगैरह ये सब चीजें आने शुरू हो गए। तो ये भी मतलब ये जो फूलों का जो है जर्नी किन्नौर से हुई है हमारे कुल्लू के लिए। तो हुँ, इस तरह से ये रहा है। और मतलब अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो अ, हम बोली के आधार पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, कि जिस तरह से यहाँ कुल्लू में, मैन कुल्लू में देख लीजिए, तो यहाँ से अगर हम बजौरा बजौरा भी और उससे भी परे जा करके आप औट के आसपास से इस तरफ को आए, हुँ, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना शुरू है। औट और इधर से ज्वालापुर वगैरह, ये नाऊ और ये वैली जो है, महाराजा वैली है शायद, ये महाराजा ही बोलते होंगे इसको। ये नाऊ और बालू वगैरह वगैरह आगे को इस तरफ को आता है। इनका थोड़ा सा डिफरेंस शब्दों का ये होता है कि हमारा तुम्हारा को थारा मारा बोलते हैं, ये थारा थारा हुँ, इस तरह से बोलते हैं। तो और जो और से परे को जाए उस तरफ बाली चौकी साइड, सराज, आउटर सराज, सराज और सेंज और सराज आपस में समझते हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी समझ नहीं आती है उनकी बोली। आउटर सराज की हुँ, तो कम ही समझ आती है हमें। तो वो जी, डिफरेंस है। और अगर ऊपर को आए हम इस तरफ को, हुँ, तो ये सेम ही है लगभग। सिर्फ ये हमारी लगवैली की जो बेल्ट है, इसमें जी, ये जैसे आया गया को ये एजिरा बोलते हैं, ये जायरा ऐसे ऐसे बोलते हैं हम, आया और गया को इस तरह से। तो जैसे हम हाँ, अपर वैली को या ये खराल साइड को और ऊपर साइड को जाएं, तो बोलते हैं हम आऊ नौठा, इस तरह से आयरा जायरा नहीं बोलते हम उसको। तो उसी हुँ, तरह से मतलब थोड़ा सा जैसे हरिपुर से ऊपर जो गोजरा कनाल जगतसुख वगैरह आ जाए, तो उससे ऊपर की जो बोली है हमारी, इस बोली से थोड़ी सी और डिफरेंस हो जाता है। वो लिटिल हुँ, शब्दों का डिफरेंस होता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि आप एक बोलते हैं हम इस तरह से कि भाई तो जाना कि नहीं रे, है ना, तेने जाना कि नहीं, ठीक है। हुँ, तो हुँ, ऊपर वाले बोलते हैं कि हमने जैसे बोला कि तो जाना कि नहीं रे, तो ऊपर वाले हुँ, बोलते हैं तो जाना ही रे कि नहीं जाना।
जाना ई ई लगाते हैं वो, है ना, एनाइड है ना, इस तरह से ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है, बट ऐसा है कि समझ एकदम आता है जिस तरह से, मतलब, लेकिन आमतौर पे इस तरह से ड्रेसेस में थोड़ा सा जैसे पट्टू है, पट्टू पहले से लेकर ये सारी बेल्ट का पट्टू ही है, तो पट्टू पहनने के स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो ही है, और अदरवाइज मतलब बेसिक अगर संस्कृति के तरीके से देखें तो इसे नहीं बांटा जा सकता, और इसमें टोटल मतलब कुल्लू के भूभाग में देव संस्कृति ही है, और देव संस्कृति की धुरी में ही बंधे हुए हैं सारे, और मूल में वही चीजें हैं, नाग हैं, नारायण हैं, आदि शक्ति योगिनी माँ माई हैं, उस धुरी में बंधे हुए हैं। और मतलब एग्जैक्ट मतलब अगर आप ये देखें कि मुख्य रिदम्स, ये सब चीजें, राग, इस तरह से ताल, ये सब चीजें मतलब लगभग एक ही जैसी हैं, वो चीजें वैसे ही चलती आ रही हैं, तो सिर्फ बोलियों का कुछ डिफरेंस आता है। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने कहा कि हल्के से अंतर के बाद जो है लगभग संस्कृति एक सी ही है, चाहे वो पहनावे की दृष्टि से देखें, चाहे भाषाई आधार पर कुछ एक और इवन चीजें मतलब जो इवन खान पान को लेकर के वही चीजें हैं, मतलब कुछ भी ये नहीं है, मतलब ये देखिए कि खान पान में जैसे हमारे हैं ये सबके मैक्सिमम, जैसे जो दिवाली उत्सव होता हमारा पिछले दिनों में हुआ, तो उस टाइम आक्षरू पकाए जाते हैं, अब तो अपने खत्म ही हो गए हैं, खासकर ऊपर अपर वैली जो मनाली साइड के लोग हैं वो पकाते हैं, आक्षरू एक डिश है वो, पुरानी अब तो खत्म ही हो गई लगभग लगभग, वो इस तरह से बनते हैं जैसे इडली होती है ना, इडली की पकाने की जो वो होता है ना बर्तन, उसके जैसे होता है, लेकिन वो जो है एक पत्थर के ऊपर बनाए उकेरे होते हैं वो, तो उस पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर चावल के आटे के बनाते हैं, तो वो होता है। और इसी तरह से आगे आप आए, ये अभी जो हमारा क्या हुआ, मकर संक्रांति का ये हुआ, तो इसमें ये बनाए जाते हैं बड़े जो होते हैं, बड़े समझ के बड़े बोलते हैं हम उसको, बड़े जो बनते हैं माँ के उड़द के जो बनते हैं वो बनते हैं। और इस तरह से जो दिवाली उत्सव हमारा हुआ, तो उसमें ये क्या कहते हैं उसमें, हाँ अक्षू बनते हैं उसमें, तो ये बड़े हो गए। और उसके बाद संबत आता है, संबत में सिड्डू बनते हैं जो आज मतलब भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं सिड्डू तो हमारे यहाँ के। हाँ, तो इसी तरह से मतलब बहुत सी चीजें, और ये सब चीजें सिड्डू हो चाहे आक्षलू हो चाहे बड़े हो, ये मतलब खान पान की जो चीजें हैं एक ही हैं, बाकी चावल दाल सब्जी वो तो वैसे ही है। तो मतलब इन जनरली अगर कहा जाए तो मतलब कुल्लू की अगर संस्कृति को, कुल्लू मैं यही वाला कुल्लू नहीं कहता हूँ, इसके साथ हमारा सराज भी है, इवन रोडू तक जो है, जॉन सारबेट तक जो है, और ये हमारा बड़ा बंगाल बैजनाथ एरिया तक जो है, छोटा बंगाल बड़ा बंगाल, और लग वैली से अपर वैली तक जो भी है, जो भी मतलब जिस जिस क्षेत्र में देवी देवताओं की मान्यता है, जहां पे ये शमनिज्म है जो वो है देवी देवताओं का है, तो वहां पे वहां की संस्कृति मूल में एक ही है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, कुछ नहीं, वो मैंने बोला कि एक बोलियों का डिफरेंस आ जाता है, बोलियों का डिफरेंस, और तरीका जो है तरीका एक ही है। हाँ, आदमी के जो है जिस तरह से भाव जो है कुछ डिफरेंस है, वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है जिस तरीके से वो है कि आमतौर पे ये मैं भूल गया उसको, बड़े सुंदर सा मुहावरा बनाया हुआ है कि मतलब ये जो है जे चे खानिया हड्डी, मतलब अपर वैली के लोग जो है खाने पीने के शौकीन है, मतलब बकरा खडू काटो ये खाओ ये पियो, और जैसे ये इधर रूपी वैली के लोग बड़ा नाचने वाले अच्छे, और ये मरहाजू ये इसमें फैशन में ये आगे, इस तरह से 3-4 तरीके से ये इस राज्यों को कुछ बोला, मैं एग्जैक्टली भूल गया उसको क्या है, तो बड़े सुंदर तरीके से मतलब इसको अगर संस्कृति के डिफरेंस को लेकर के तुलनात्मकता हम देखेंगे तो लगभग ये मतलब मूल चीजें वो है कि कुछ एक लोग खाने पीने के शौकीन है, आप भगत करेंगे, कुछ एक लोग मतलब गाने बजाने के इस लेवल पे, जैसे रूपी वैली के लोग बहुत ज्यादा नटैये हैं, नाचने वाले गाने वाले बहुत अच्छे माने गए हैं पहले से ही, और इस तरह से
मतलब इधर वाले फैशन में थोड़े से उनका स्टाइल में ये चीजें इस तरह से ये ओपरा ओपरा मतलब ऊपरी लेयर्स का ही डिफरेंस माना जा सकता है, लेकिन मूल में एक ही है। मतलब अलग भूभागों में नहीं बांटा जा सकता, इसको भूभागों में बोलियों के आधार पर बांटा जा सकता है, और कुछ कुछ जो जी। ड्रेसेस का स्टाइल जो है। जी, जी, बहुत सुंदर बात कही और व्यायाम जी ने भी यही बात कही थी कि हमारी लोक संस्कृति के मूल में देव परंपरा ही है। तो बिल्कुल यही जी, सवाल बिल्कुल। अगर कुल्लू की देव परंपरा की बात करें तो किस तरह की देव परंपरा ज़िला कुल्लू में प्रचलित है, उस पर आप थोड़ी-सी बात ज़रूर रखें। जी। एक्चुअली आज की डेट में जैसे मैंने कहा कि यहाँ ना एमएलगम हो गया है, मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, सुंदर एमएलगम है, लेकिन देव परंपरा इसमें क्या हो गया है कि जो एमएलगम में हुआ ना, इसको हाँ, पहले हमको रूट से ये इस तरीके से समझना चाहिए। मुझे लगता है कि बेस में हमको एनिमिज्म और शमनिज्म को समझना चाहिए। जो यहाँ कुल्लू की जो देव परंपरा है वो शमनिज्म की है, ठीक है। हुँ, और जो एनिमिज्म की परंपरा है वो हमारी जो है वेदों की, और जो इसमें रामायण का, महाभारत का और आगे उपनिषदों का, और जिस तरह से हमारे बहुत से ऋषि मुनि जिस तरीके से हुए वो परंपरा फैली। तो जी। एक्चुअली ये बेसिकली एक मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं हम आज की डेट में, और आज का युवा इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये जो शमनिज्म की परंपरा है ये एक परंपरा है, और एनिमिज्म की परंपरा एक ही है, अलग है। तो एग्जैक्टली एक है वेदों की संस्कृति, एक है देवों की संस्कृति। वेदों में भी देवता है, डिवाइन ये है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वैदिक संस्कृति है हमारी, इसमें क्या किया है कि आदमी ने, ऋषियों ने इतने तप करके खुद को एनलाइटन करके डिवाइन कर दिया, देव करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट की है। ये हमारे बहुत से योग हैं, क्रिया योग हैं, जो जितने भी योग हैं हमारे, ये पॉसिबिलिटीज देते हैं। लेकिन जो ये शमनिज्म की परंपरा है हमारी, इसका इस तरीके से पैटर्नाइज नहीं हुआ, इसके शास्त्र नहीं, ये सीधा सीधा। अब क्या है कि जो वेदों और योग की संस्कृति से हम जाते हैं, परंपरा से जब जाते हैं, तो तब आदमी खुद को एनलाइटनमेंट करके वहां तक पहुंचता है, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचता है कि वो अशरीरी जो भी दैवी शक्ति है उसको प्रकट देख सकता है या चर्चा कर सकता है। लेकिन ईदर वाली जो है, ये बहुत से लोगों ने, ऋषि मुनियों ने युगों के तप करके उठी है। लेकिन ये जो है, ये परंपरा में इस तरीके से विस्तार नहीं हुआ, ये सिर्फ मान्यता से चलती गई। और आज भी अगर हम और आप में से कोई भी इतना बेहतर तरीके से आप किसी देवी देवता को ये करें, पूजें, ये जो भी करें, तो अगर उनका इच्छा हो तो वो आपको ब्लेस करके एनलाइटन कर सकते हैं, वो तुरंत। उनके पास कोई शास्त्र नहीं है। और ये सीधा सीधा खेल क्या, दोनों ही चीजें जो है, हमने बिजली महादेव, चाहे जिया से जाना है या इधर से जाना है, ये ढालपुर से होकर के जाना है, पहुंचना तो बिजली महादेव ही है। तो दोनों ही परंपराएं हैं, बिजली महादेव उसी वही जगह पे पहुंचती हैं। और वहीं पे अब यही इस तरीके को समझना में बहुत जरूरी है कि इसको मिश्रित नहीं करना चाहिए। जैसे बरियाम जी का मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि हमारे देवताओं के जो है नाम बदले गए, ऊपर से रखे गए। और ये जो है, जब परंपराएं मिक्स हुई तो ऑलवेज क्या होता है कि उस परंपरा का नाम आना शुरू हो गया। जैसे उन्होंने श्रृंगार ऋषि जी का एग्जाम्पल दिया था कि बोला जी वो स्किरणी महादेव थे, स्किरण के, और उसके बाद अंततः वो क्या हो गए, नाग देवता, कांटा नाग आ गए। उन्होंने बड़ी सुंदरता से एक्सप्लेन किया। इस तरह से बहुत से देवता हैं। अब क्या हुआ गया कि मुख्य धारा में क्या है, हमारा मुख्य धारा में वेदों की संस्कृति है हमारी, ये देवों की संस्कृति नहीं है। देवताओं की संस्कृति मानते हैं, देवता सब है, लेकिन इन जनरली आप देखिए, जैसे आप इसकी वेदों की संस्कृति में देवताओं को देखिए, कौन है, वायुदेव है, अग्निदेव है, वरुण देव है, ऐसे देव है ना, ठीक है। लेकिन देवताओं के ये जो शमनिज्म है, उस तरह से इस नाम के देवता नहीं है। हवा को पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सभी करते हैं ये पूजा। लेकिन ये नहीं है देवता कोई फलाना नाग है और फलाना नारायण है, फलानी माता है, इस तरह से है। तो एग्जैक्टली मूल में जो मैंने शुरू में बोला था कि जो कोलित्री परंपरा है,
कोलों की परंपरा, मूल मूल जो बाशिंदे हैं यहाँ के कोली हैं, और दूसरी खेप एक दूसरी है यहाँ पे कनेतों की, वो आए हुए लोग हैं। और इन्हीं की मिश्रित परंपरा जो है ये शमनिज्म की परंपरा है और कोलित्री परंपरा, ये कुल्लू की परंपरा यही है, और देवताओं की ये है। तो इसमें फिर मिश्रण हो गया कि जब हमारा वैष्णव वो आया, वैष्णव ये आया, तो अब क्या हो गया कि तब ये हो गया। फिर क्या हो गया कि जैसे आज की डेट में काफी सालों से ऋषि जमदग्नि और जमलू देवता ऋषि के बारे में बहुत विवाद चला हुआ है, जबकि जमलू ऋषि जो है ये देव परंपरा के ऋषि हैं और ये देवता हैं, राजा हैं। आज इनकी अगर वर्षों में देखे जाएंगे तो पहाड़ी बादशाह बोलते हैं इनको, राजा। और जमदग्नि ऋषि जो है आपके पौराणिक पुराणों से, वो मैंने बोला कि दो धाराएं हैं, दूसरी धारा के ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। तो ये दोनों अलग है, अलग अलग सत्ताएं हैं, इसको मिश्रित कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि मुख्य धारा की सत्ता हमारी ये है कि ये जो परंपरा एनिमिज्म की परंपरा है, वैदिक संस्कृति की परंपरा है, तो ये जो है इसको मिश्रण किया जा रहा, मिश्रण नहीं होना चाहिए, ये बड़ा क्लियर है। और कुल्लू की देवताओं की संस्कृति यही है, जो मैंने बोला कोलित्री परंपरा जो है, कोलों और कनेतों की परंपरा जो है वही परंपरा है। उसके बाद जो है फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद जो है फिर चेंजेस होते गए, इट गॉट चेंज्ड। तो आज तक काफी ज्यादा, और वैष्णविज्म तो बहुत बाद में आया, 16th 17th या 15th सेंचुरी के आसपास आया यहाँ पे। तब तक तो ये शैव और शाक्त की वो थी, ये परंपरा थी। और यही जो देवी देवताओं की जो परंपराएं हैं, यही मूल परंपराएं हैं यहाँ की। और यही चीजें आप देखिएगा कि एग्जैक्टली इनको मिक्सचर किया जा रहा है। और मेरा निवेदन है यंग लोगों को कि थोड़ा सा रिसर्च करें दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को समझना शुरू करें। और दोनों ही कैलाश की परंपराएं हैं, एनिमिज्म हो चाहे शमनिज्म हो, दोनों कैलाश से उपजी हुई परंपराएं हैं, और वहीं से उपजी हुई हैं और वहीं से प्रसार हुआ आगे को। और इसी जो सिद्धों और नाथों की नवनाथों और 84 सिद्धों की परंपरा, ये शमनिस्टिक इसमें ही आती है। तो इस तरह से मुझे लगता है, हमें इस तरह से मुझे जो समझ आया है, मुझे यही समझ आया है कि ये थोड़ी सी अलग है और दोनों ही महान है और पहुंचाती एक ही जगह, उसी जगह। और ये देवी देवताओं की परंपरा जो है डायरेक्ट जो है आप सोर्स के पास है, सीधे सीधे। और जो आप इस तरह से जो युगों से ऋषियों ने डेवलप की हुई परंपरा है, इसमें आदमी जो है ये परत दर परत लेयर उठता है, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, योग से और ध्यान विधियों से, योग के माध्यम से वो परंपरा। इसमें शास्त्रों का विस्तार बहुत ज्यादा है, जबकि इस देवी देवताओं की परंपरा जो शमनिस्टिक परंपरा है, इसमें शास्त्रों का विस्तार नहीं है। और उसमें जो देवता का ये चेला, ये गुर हुआ, वही बोलता था, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सी चीजें खत्म कर दी, आगे को नहीं बताई। उन्हें लगता कि हमारी सत्ता कम होती जाएगी, गुरुओं को अपने अपने बच्चों को बताई, और आज बहुत सी वार्ताएं खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम है, लेश मात्र है, ये मुझे लगता है। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। शैव और शाक्त से शुरू हुई ये परंपरा, और जिसने चलाया वो कोल और कनेत वंश के लोग यहाँ पर, बिल्कुल। एक जुड़ी संस्कृति और है। ये दियालियां नगेड़ जो होती है ना, ये इन्हीं का होता है। और जहां भी ये खेल होती है, मतलब जिस तरह से जीव नारायण हमारे तो कुल देवता है, मैं इसलिए बड़ा विस्तार से बोल पा रहा हूँ इसको, क्योंकि वहां पे ये जो चलती है, ये जो माघ शीश मास होता है उसकी पूर्णिमा से शुरू होती है, और उसके बाद जो अमावस के दिन दियाली जलती है, तो ये 15 दिन और 16वें दिन ये होता है। और फिर 17वें 18वें दिन नगर में नगेड़ होती है। तो ये सारा मतलब जहां भी ये खेलें होती हैं, हर शाम खेलते हैं बच्चे बाजे गाजे के साथ। देवताओं का बाजा गाजा होता है बाकायदा, स्पेशली ढौंसर भाणाया होता देवता का, तो उसके साथ में नगर में भी वैसा ही होता है। और इधर भी हमारी पारशा गांव है हमारा, वहां पे होता है, जाना से आता है वो। तो 15 दिन ये खेलते हैं, वो 16वें दिन तो है खेल होती है फिर। तो
वो जो है ये वो ऑलवेज जो 18 करोड़ की 100 बोलते हैं उसको, जहां वो ये खेल होता है। तो इसमें कोली और कनैत बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं, बहुत तरीके से, और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, आकर के सब जुड़ गए। देवी शक्ति को तो माना सभी ने, लेकिन मूल में ये दो है, कनैत और कोली, यही। जी, जी। बहुत सुंदर जानकारी दी, और आपने शैव और शाक्त और कनैत और कोलियों की बात करते हुए अंततः ये सिद्ध हुआ कि कहीं न कहीं वो जो वेद और शास्त्र है, उससे बहुत सरल और उस परमात्मा और आत्मा और परमात्मा की जहाँ बात की है वेदों और शास्त्रों में, वो वेद और शास्त्र एक देवी-देवता के पास जाकर हम डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, मुझे ये समझ में हाँ, आया। वहां पे जैसे बोलते हैं ना कि बहुत से आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो पहुंचे हुए योगी लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि इन किताबों की कोई जरूरत नहीं बची है, वेदों उपनिषदों की, हम डायरेक्ट वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, वो जो चाहता है। तो फिर मामला क्या है? मामला तो अब कोई शास्त्र और वेद तो सांस ला और ले जा नहीं सकता ना। मतलब सारा जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हो वो तो फाइनली कहाँ पे पहुंचने के लिए कि मैं मेंटेनेंस ऑफ दिस ब्रेथ कैसे करूं, तो मेरी जिंदगी ज्यादा हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट के मामला, भाई भाई ऐसा ऐसा है, ये खेल है, ये करो, वो इस तरह से हो जाएगा। देयर इज नो नीड, ये मतलब सिंपल उस कनेक्शन, उसके साथ कनेक्टिविटी है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये माध्यम है, लोक और परलोक के बीच का ये है, ब्रिज है हमारे ये, और डायरेक्ट ब्रिज है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और सच्चे मन से आप करें। और ये आज भी कहते हैं, देवी देवता ही कहते हैं ये, कि भाई सच्चे मन से एक आदमी आए कि बोलेगे प्रभु मैंने चोरी करनी है तो साथ देइयो मेरा, अगर सच्चे मन से बोल दिया तो वो चोरी सफल हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ हो जाता है, क्योंकि सच्चे मन से उसने सच। अच्छा, उस चोरी करने का फल जो भुगतेगा वो देवता नहीं भुगतेगा, वो आदमी ही भुगतेगा बाद में। लेकिन मन सच्चा होगा चोरी करने का तो वो दे देगा, वो भोले हैं देवता। भाई मन, सारा मामला मन का है, मन में थोड़ी सी ये लाई तो वो नहीं करेंगे। अगर मतलब सच्चे मन से बोला कि मैंने तो चोरी करनी है प्रभु देख लो मैं जा रहा हूं, मेरे पास ये करना, मैं तो बोला कर ले जा, मैं तेरे साथ हूं, तो सीधे ही बोलते जा मेरा नाम ले तू, ठीक है। लेकिन मन साफ होना चाहिए। उस तरह से साफ मन से आज की डेट में मेरी बहुत मित्रों के साथ चर्चा होती है कि कितने लोग हैं जो देवी देवता के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि प्रभु आगे का रास्ता क्या है। कोई नहीं पूछता, सब जाता है कि मुझे संतान चाहिए, मुझे ये सुंदर लड़की मिलनी चाहिए, और मेरे व्यापार अच्छा हुआ चाहिए, मैं तेरे को ये दूंगा, ये कर। सब तो यही मंडवाली करने जाते हैं ना, यही मंडवाली करते हैं सारी की सारी। तो कोई तो ये नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। बिरले ही लोग हैं जो पूछ रहे हैं, उनको बता भी देते हैं, ये किसी न किसी, चाहे स्वप्न में दे, क्या किसी के मुख से बोले या किसी तरीके से वो पहुंचा रहे हैं, पहुंचा देते हैं, लेकिन नहीं पूछते ना हम तो। अब उनके पास आए ना ये पूछने के लिए, लोक से परलोक का रास्ता पूछने के लिए, तो वो क्यों बताएं? पहले तो वो चीज भी तो होनी चाहिए ना, कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, पात्रता। पात्र आदमी क्या, पात्र तो लालची। आज की डेट में मैं वही चर्चा करता हूं अपने मित्रों के साथ कि मतलब ज्यादातर लोग आज देवी देवताओं के पास बहुत दौड़े होते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को पता चला कि फलाने मेले में जो देवता निकलता है उसमें तो वो जो है ना इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो दौड़े होते हैं सारे, वो इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ देखिएगा आप सारे आज के लोकल मेलों में, देवी देवताओं के जो मेले होते हैं उसमें खूब भीड़ होती है, सब लोग आए होते हैं, कुछ मांगने गया होता है, कुछ मांगने गया होता है, कुछ मांगने गया होता है, सच्चे मन से जाते हैं, और देवी देवता भी देते ही हैं उनको। वो तो देवता है ना, लेवता लेते नहीं है, वो देवता नहीं है, वो देवता देते हैं, देने वाले हैं तो देते हैं। इस तरह से मतलब ये मूल में हमारी संस्कृति में अब मतलब ये सनातन है, आदि ना अंत है इसका, मतलब फेर है। चाहे आप वेदों की संस्कृति से, चाहे देवों की संस्कृति से चले जाए, इस संस्कृति से, एनिमिज्म से, शैमनिज्म से, एक ही है, पहुंचना वही है। और किस तरीके से पहुंचना, और हम लोग तो, हमारे तो घरों में हम तो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि महाराज ये नहीं हो रहा, करूं कि नहीं करूं। मेरे को कोई शंका होती है तो जाकर के पहुंच जाता हूं देवता के पास कि प्रभु देख ले क्या करना कि नहीं करना, और नहीं करना हो तो बोलता नहीं करना है तो कर ले, पर बात ही खत्म। मतलब सिंपल बात, कोई टेंशन की बात नहीं, ज्यादा सोचने की बात नहीं। ज्यादा आए तो चलो जी देवता के पास जाते हैं, प्रभु देख ले मैं ये कर रहा हूँ, करूं कि नहीं करूं। बोले नहीं ये मत कर, तू ये कर, इस तरह से। तो मतलब इससे पर क्या चाहिए आदमी को, बताइए आप। वेरी इजी अप्रोच है,
लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मतलब मुझे आशा है कि युवा धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। खैर आगे बढ़े। जी, जी, बहुत सही बात आपने कही कि अ, कहीं न कहीं हम देवी-देवताओं को एक अपनी क्षुद्र-सी इच्छा पूर्ति के लिए समझ रहे हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक ध्येय है, उनका जो वास्तविक महत्व है, वो हम अभी तक नहीं समझ पाए। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उस तरह की इच्छाएँ लेके हम देवी-देवताओं के पास जा रहे हैं, जबकि इससे ब्रॉडर अभी कोई उद्देश्य हो सकता है। ख़ैर एग्जैक्टली। वो आपने बीच में 18 करोड़ों की बात कही। बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। कमेंट्स पे हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। आप दर्शक बने जी रहें क्योंकि चर्चा अब और रोचक होती जा रही है। मुझे लग रहा है समय थोड़ा-सा हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि सवाल अभी बहुत सारे हैं और दर्शकों की ओर से भी सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, सतीश धर जी लिख रहे थे जी। कि हिमाचल में शैव सेकंड हिमाचल में शैव परंपरा के उद्भव पर आप अपने विचार रखें। इस पर ये जानकारी चाहते हैं क्योंकि आपने बीच में शैव और शाक्त की बात कही। उद्भव सतीश पर। धर जी, उद्भव। की शुरुआत जी, जी, जी। अरे भोलेनाथ को की उद्भव कौन जानता है? वो तो आदि हैं, आदिनाथ है, उनकी परंपरा है। मुझे नहीं लगता है कि इस पे मैं मतलब मैं तुच्छ आदमी प्रकाश डाल सकता हूँ कि उद्भव हो। ये तो भोलेनाथ की परंपरा तो आदिकालीन है। वो तो अनंत है। वो तो शैव परंपरा तो वो तो है ही है। और शाक्ति शक्ति देवियां आदि देवियां हैं ही हैं जिनके नाम बदलते गए समय समय पे, चाहे चामुंडा हो, चाहे जो भी माताएं हो, तरह की भी माताएं, चाहे त्रिपुरा सुंदरी है हमारे यहाँ पे, और इस तरह से मतलब अलग अलग नाम है। बट अब आदि शक्ति तो एक ही है, वही शक्ति है शाक्त मत। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ इसके उद्भव पे ये करने, प्रकाश डालने पे। श्रीधर जी। हुँ, खैर 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 बहुत मैं बीच में सुन नहीं पाई। इस एक मुझे लगता है सवाल एक और आया था, हम दर्शकों के सवाल को ले लेते हैं और उसके बाद हम नहीं, एक ही सवाल था। अ, पवन के वर्मा जी, अनन्या राठौर जी, आलम पोरले जी, प्रेम परमानंद पिंकू जी, संजय मेहरा जी, अ, राजेंद्र धीमान जी लिख रहे हैं एस्कुड़ू मतलब कांगड़ा के एंकड़ू, ये रेसिपी अब विलुप्त हो चुकी है। हाँ और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखिए कांगड़ा तक सेम हो गया ये मामला। हुँ, और आलम पोरले जी लिख रहे हैं यहाँ अब देवताओं को वेदों से जोड़ रहे हैं और अपने देवताओं को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नाम अवैदिक नाम देवताओं के रखे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्या आलम जी, ये चीज जो है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि देखो वेदों की संस्कृति महान संस्कृति है, लेकिन जो हमारे शमनिज्म देवों की संस्कृति है ये भी कम महान नहीं है। लेकिन ये जो है ये शब्द कम है देवों की संस्कृति में, वेदों की संस्कृति में अथाह भंडार है शब्दों का और बातों का। इसमें बातें कम है, इसमें एक्शन ओरिएंटेड है, जस्ट सिर्फ और ऊर्जा 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 का मामला है। यही है, मुझे ऐसा लगता है। हुँ। हुँ। अ, अनिल शर्मा नील जी लिख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अ, थोड़ा-सा ये स्क्रीन में दिक्कत आ रही है। आलम पोरले जी का एक लंबा-सा कमेंट था। विक्की कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत। कुल्लू विभाग नाम से कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहाड़ी में कुछ लिख रहे हैं। ग्रां रिबोता सॉरी मेरे पास स्क्रीन छोटी हो गई है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। आलम पोरले जी लिख रहे हैं सर अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें। नहीं मुझे जी। चश्मा लेना पड़ेगा। देखता हूँ ला। क्या लिख रहे हैं आलम पोले जी, बहुत रोचक और मूल जानकारी दी ठाकुर साहब आपने। आपकी जानकारी में आपका गहरा अनुसंधान झलकता है, वरना आजकल कुछ लोग बहुत भ्रम फैला रहे हैं। आपका आभार। थैंक यू आलम जी, थैंक यू वेरी मच। कुल विभाग ग्राम घर घर लाई आमा बापुरी रोटी बोंडनी कंडी आई जुगरी बागर हुँ, शुभ लिबी श्री बोला बोता मुंडनी। हुँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर सुंदर बात।
पता इस जी, स्थान से आगे कौन बढ़े। जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्वागत है। आलम पोरले जी लिख रहे हैं, बहुत रोचक और मूल जानकारी दी ठाकुर साहब आपने। आपकी जानकारी में आपका गहरा अनुसंधान झलकता है, वरना आजकल कुछ लोग बहुत भ्रम फैला रहे हैं। आपका आभार। अ, अ, आगे चलते हैं। हम देव परंपरा पे बात कर रहे थे। 18 करोड़ुओं का जी। देश जिला कुल्लू कहा जाता है। तो 18 करोड़ू क्या है और उसकी क्या कथा है, क्या इतिहास है, इस पर हल्का सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे, और मैं स्वयं भी इसकी जानने की इच्छुक हूँ। मैं बहुत सालों से बहुतों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 18 करोड़ क्या है, लेकिन मुझे कहीं से भी मतलब जो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर है उस तरह का नहीं मिला। लेकिन समय के साथ में मैं अपने विवेक से और जितना मैं खुद से पूछता, खुद से बात करता गया, मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो ये 18 जो है ना, 18 चीज को हमें बड़ा क्लियर कर देना चाहिए कि लोग इसको 18 या 18 करोड़ ऐसे से करते हैं। ये 18 नहीं है, ये 18 है। 18 एक कुल्लूई ठेठ वर्ड है। 18 का मतलब है अनगिनत। हम्म। जैसे आमतौर पे बोलते हैं कि यार तो पिछले 18 ब्याह दी, मतलब तेरे को जो है अनगिनत ब्याह दिया है, 18 हम्म। बीमारी सी तो ये बोलते हैं ना। तो हाँ। 18 वर्ड जो है ठेठ वर्ड है, ये अनगिनत का, हम्म। काउंटेबल नहीं है। जैसे बोलते हैं 18 नाग 18 नारायण, जैसे जैसे जिस तरह से कोली और कनैत है वहां यहाँ पे, उसी तरह हम्म। से डिवाइन में नाग और नारायण है उससे पहले भी। और नागों और नारायणों का आपस में बहुत बार संग्राम हुआ है, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से 18 जो है 18 संख्या हम सोच रहे हैं, ये 18 नहीं है। यहाँ के हिसाब से कुल्लूई बोली के हिसाब से, कुल्लू की भाषा के हिसाब से 18 मतलब अनगिनत। अनगिनत 18 नाग मतलब अनगिनत नाग, और 18 नारायण मतलब अनगिनत नारायण। इसी तरह हम्म। से, और इसी तरह से जो आदि शक्ति देवी आती है, जिसे हम महामाई बोलते हैं अपने इसमें, तो अपनी फोक में तो महामाई बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये त्रिपुरा सुंदरी को बोलते हैं, महिषासुर मर्दिनी को महामाई बोलते हैं, इसे हिड़वा हिड़वा महामाई बोलते हैं, हम इस तरह से महामाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो दूरियां हैं, इन तीन दूरियों के बीच में ये चीज घूमती है सारी की सारी, ये भी अनगिनत है, ठीक है। तो अब क्या लगता है कि मुझे जो लगता है, जो मैंने पाया, कैसे पाया मैं, मुझे ये लगा कि ये जो 18 करोड़ जो है, ये जो सारी की सारी हमारी दैवी शक्तियां हैं अनगिनत, इनका एक शक्ति पुंज है सिंगल, इन सब का जॉइंटली है, ये इन सब का अमृत है इधर, ये 18 करोड़। ये मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे नगर में नगेड़ होती है, लोग गनेड़ बोलते हैं, गनेड़ नहीं, असल में नगेड़ है, नागेड़, नागों से लेकर के नागेड़, नागेड़ हेड़ा करने की बात है। तो इसकी काफी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं नागों की और नारायणों की आपस में। और जो नारायण है, नारायण जैसे जमलू कट के हैं काफी ज्यादा, और नाग है, नाग और नारायणों का एक समय में बहुत, ये कहते हैं कि सर्वप्रथम या नाग थे, और उसके बाद नारायणों के साथ उनका झगड़ा हुआ, और फिर ये तो दिव्य ये हो गए, और उसके बाद कोली आदमी रूप में, और फिर कनैत, उनका आपस में वो रहा है। तो इष्ट इन्होंने इनको सबको ही माना, नाग नारायणों को और देवियों को। तो उनका मुझे लगता है कि 18 करोड़ जो है इन टोटल शक्तिपुंज है। कैसे? वो जब ये नगेड़ उत्सव होता हमारा, तो वहां पे जो एक 12 मासा बोला जाता वहां पे भी, लेकिन अश्लील शब्द में बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जो बोला जाता है कि हमारे जो देव संस्कृति में जो है, जो दिवाली है, उसको उसको उस दिन से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। ऐसे आमतौर पे ये होता है, संवत होता है हमारा, विक्रमी संवत आमतौर पे तो ये है ना हमारा, जो हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। लेकिन देव परंपरा में जो दिवाली है, वो ये नया साल का सूचक है। और उस दिन 12 माह बोले जाते हैं, 12 मास का मतलब एकदम इससे ये पोष से शुरू करते हैं। ऐसे आमतौर पे तो चैत्र से शुरू होता है ना, चैत्र वैशाख से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पोष से शुरू होता है और माघ शीर्ष तक जाता है। तो ये
ये जो है उस 12 मास सा बोलने से पहले जो आदमी बोलता है वो ये बोलता है कि यीशु मंगल केशु औत, मतलब इस साल जो है किसके हाथ से मंगल होगा। तो सबसे पहले बोलता है जगती औत। जगती औत मतलब 18 करोड़ में जगती जो है नगर में हमारी जगती है ना जी, जगती पाठ जो है वहां 18 करोड़ का एस्टेब्लिशमेंट है जगती औत, ठीक है। और उसके बाद यीशु मंगल केशु औत, यीशु मंगल देवी औत, देवी मतलब आदि शक्ति देवी, ठीक है। और उसके बाद यीशु मंगल केशु औत फिर राजा औत। राजा मतलब राजा जो है, राजा देखिए अब इसका इस देव संस्कृति का राजा जो है जमलू है। पहाड़ी बादशाह बोला ना मैंने पहले, वो जमलू है, तो वो राजा है, ठीक है। और उसके बाद यीशु मंगल चौथा केशु औत बोलता किसके हाथ से मंगल होगा, यीशु मंगल रियायती औत, रियायती औत मतलब रियाया जो प्रजा के हाथ से। इन सब के मिलने से इस साल में मंगल होगा, ये बोलते हैं पहला श्लोक ये। और जो ये है नगेड़ है, जो दियाली है, ये महामाई का खेल है आदि शक्ति का। तो आप देख लीजिए कि जब भी जगती भी होती है, अभी पिछले दिनों जगती हुई बात, तो बीच में 18 करोड़ होते हैं और राइट साइड में ये आदि देवी जो त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। असल में आदि देवी है, उनका नामकरण त्रिपुरा सुंदरी हुआ बाद में। तो वो आदि शक्ति वो देवी महामाई, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर का राजा जमलू होता दूसरी साइड, लेफ्ट साइड में जमलू। और उसके बाद बाकी सब लोग जो है सारे देवी देवता और लोग जो आए होते हैं वो होते हैं। तो वो इन चार चीजों से, 4 डायमेंशन से ये पता चलता है कि एग्जैक्टली 18 करोड़ जो है, 18 करोड़ मतलब अनगिनत जो देवी देवता हैं, देवी शक्तियां हैं, उनका एक संयुक्त शक्तिपुंज है, मुझे ऐसा लगा। बाकी विद्वान लोग अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, ये मतलब मेरे विवेक से जो मुझे समझ आया, मुझे यही लगा जी। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें और दी। 18 जो है, और 18 को 18 में ना गिने, संख्या नहीं है, अनगिनत है। 18 मतलब अनगिनत, कुल्लू भाषा के 18 है ये। हाँ जी, प्लीज। जी, जी, जी। ये बात मेरे लिए भी नई थी। शायद पहले किसी ने बताया था कि 18 का मतलब अनगिनत है, लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी। आज आपने फिर से रिमाइंड कराया, और हर एक भाषा में किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक देखने वाली बात है कि 18 हाँ का जी, मतलब 18 ना होकर अनगिनत है। 18 तरह की व्याधियाँ या 18 काम है। तो वो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी इसी तरह से इसको प्रयोग किया जा रहा है। विक्की कोहली लिख रहे हैं, अ, बहुत साधारण और साफ शब्दों में इतनी गूढ़ बात सामने रखी आपने सर। जी, अ, बहुत प्रेरक और बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं किसी क्लास में बैठी हूँ और सुन रही हूँ। अरे, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरे लिए भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सर आप थिएटर से जुड़े हैं, तो नाटकों पे बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अल मेरे सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है कि नाटक और लोक नाटकों में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? और कुल्लू में कितनी तरह के कौन-कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नाटक है, हमने हमारे ऊपर एक थोपी गई धारणा है कि जिस तरह से अ, हमारा मॉडर्न इंडियन थिएटर डेवलप जिस तरीके से हुआ, तो हमने पाश्चात्य अवधारणाएं लेकर के उसको डेवलप किया। और फिर क्या हुआ कि आज की डेट में यही विडंबना है कि यही सोचते हैं कि नाटक वही होता है। और बहुत से नाटक ऐसे हुए कि जो लोक नाट्य, लोक फोक जो शैलियां हैं, लोक शैलियों से डेवलप होकर के, जैसे मैंने बोला कि संस्कृति और लोक संस्कृति, अब वही लोक संस्कृति की महक लेकर के जो नाटक आएगा, तो वो तो नाटक ही होगा ना, उसको लोक नाटक नहीं बोला जा सकता है, वो संस्कृति हो गई ना, वो कंटेम्पररी होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि लोक नाटक, मेरा समझना जो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बाकियों की और परिभाषाएं हो सकती हैं, कि जो लोक नाटक जो होते हैं, लोक नाटक एक तो ये मतलब जो लोक की चीजें उठा करके जो नाटक तैयार किया हुआ है, वो लोक नाटक हो गया। उसकी भाषा चाहे जो भी हो, डजंट मैटर भाषा, मतलब क्योंकि आर्ट हैज नो लैंग्वेज, आर्ट लैंग्वेज से परे है ऊपर, वो मतलब भावों की अभिव्यक्ति है, रस की अनुभूति जो है, रस
जितना भाव उत्पन्न करेगा अभिनेता, उतना ही उसका भाव भी दर्शक का रस होता है। जितना श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करेगा तो उतना श्रेष्ठ जो है रसपान करेगा दर्शक। अभिनेता अगर जितना श्रेष्ठ भाव लाएगा तो वो कोई भी फीलिंग हो सकती है, वो बुरी हो सकती है, वो अच्छी हो सकती है, किसी भी चीज की लाएगा तो वो लाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोक नाटक और नाटक में इतना ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, लोक शैली और एक नाटक की शैली, जैसे हमने पाश्चात्य शैलियों को अगर हमने एडॉप्ट कर दिया, उस तरीके से कर दिया, शेक्सपियरियन स्टाइल में या ग्रीक के स्टाइल में मैंने करना शुरू कर दिया, या और भी बहुत से तरीके से करना शुरू कर दिया, या मैं यहां से हिमाचल की कुछ उठा करके करता हूं, उसको कंटेम्परेरी कर देता हूं, तो वो शैली अप्लाई करता हूं। तो इसलिए मूल रखती है ये बेस में लोक शैली, आप किस शैली में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज देखिए आज की डेट में आप देखोगे कि हमारे हिमाचल के जो लोक नाट्य हैं वो मर गए हैं बहुत। आप करियाला को देख लिए, आप बांटड़ा को देखिए, आप इसको देखिए, भगत को देखिए, आप कुल्लू की हॉर्न को देखिए, और इसकी ये चंबा के रणनात्र को देखिए। इस तरह से जो भी लोकनाट्य शैलियां हैं, लोकनाट्य जो बोला फोक थिएटर, वो मर गए हैं क्योंकि उनको एज इट इज रखा। अगर पुराना रख गया तो किसी भी पानी को आप पुराना रखेंगे, ताजा नहीं करेंगे तो वो नहीं पिया जाएगा ना। तो ऑलवेज ये लोकनाट्य जो, तो लोकनाट्य शैलियां जो है ये ऑलवेज कंटेम्परेरी होती है, समसामयिक होती है। सवाल ये है कि एक जो प्रयोक्ता है, जो प्रैक्टिशनर, थिएटर प्रैक्टिशनर, उसको किस खिड़की से देखता है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। तो ये मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि जब तक आपकी स्थानीयता नहीं होगी तब तक आपकी राष्ट्रीयता नहीं होगी। हमारे हिंदुस्तान में इतनी वेराइटीज है, उसी तरह से हमारे हिमाचल में वेराइटीज है। एक मिनी हिंदुस्तान है हिमाचल भी, छोटा मोटा अपने आप में, कितनी वेराइटीज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको गूंद करके, मतलब मेरे गुरु कहा करते थे कि अगर तुम शेक्सपियर का किंग लियर करोगे तो क्यों आएंगे तेरा किंग लियर देखने, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने किया ये किंग लियर नाटक, क्यों देखेंगे। बोला अगर तुम अपने एलिमेंट्स को जो तुम जानते हो उसको मिलाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप इस रीजनल से नेशनल हो जाओगे, नेशनल से इंटरनेशनल हो जाएगा, और यही रीजनल जो है इंटरनेशनल हो जाएगा। इसी तरह से उसमें ये आज भी मतलब मेरे रंगकर्मी साथी बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो फोक थिएटर, हालांकि मैं फोक के एलिमेंट्स उठा करके उसको कंटेम्पररी करता हूँ थिएटर को। तो बाहर बहुत प्रेज होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे हिमाचल में नहीं समझ आ रहा, उनको लगता है फोक थिएटर करता है। और फिर तो तब तो फोक थिएटर तो अभी तनवीर का फोक थिएटर भी फोक थिएटर हो गया, उन्होंने नाचा शैली को ज्यादा ये किया। आप केरल में केन पणिकर थिएटर किया, वो कुडियाट्टम, ये क्या बोलते हैं कलरिया पट्टू वगैरह वगैरह, इसमें इनको यूज करके उन्होंने ये कर दिया, कथकली वगैरह को यूज करके किया। तो वो फोक थिएटर थोड़ी होता, इंटरनेशनल थिएटर है उनका था। इसी तरह से रतन श्याम साहब थे, उनका थिएटर देखेंगे तो वो क्या ये हो गया, फोक थिएटर हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो इंटरनेशनली, इन तीन लोगों को तो इंटरनेशनली जाने माने नाम है, हिंदुस्तान के थिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। तो इनकी बेस में ये, अगर मुझे उठना है तो मुझे अपना ही लोक उठा करके उसको रीजन से नेशनल और इंटरनेशनल करना होगा, तभी होगा। लेकिन बात रही अब की लोक शैलियों की, लोकनाट्य शैलियों की, तो मैं वो बोलना चाहूंगा कि यहाँ दो तरह से, यहाँ के सब जगह ही है, हिमाचल में सब जगह ही है, दो तरह की है। एक ऐसी है कि जिसमें जो फिक्स स्क्रिप्ट होती है, जिनके अभिनेता जो फिक्स होते हैं, जैसे हमारी देवखेल है, देवता की खेल, ये भी एक थिएटर फॉर्म है, मैं थिएटर फॉर्म ही समझता हूँ। जो गूर खेलते हैं इस तरह से ये करते हैं, तो वो फिक्स होती है और वही एक्टर होते हैं, और एक्टर नहीं होते उसमें, और एक्टर नहीं होते, वो फिक्स होते हैं, उसी तरह के होते हैं। अब देवता का गूर जो भारता बोलता है, भारता की स्क्रिप्ट एक है, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो उसी देवता की है। जो भारता बोलेगा तो वो उसी की कहानी बोलेगा, कथा, वो चेंज नहीं होती है ना। तो उसी तरह से जो गूर खेलेगा आगे, जो भी सांगल लेकर के ये करके जो भी होती है उनकी, तो वो सेम है, और आदमी नहीं कर सकते हैं उसको। एक इस तरह के कुछ जो है वो मतलब इस तरह के अनुष्ठानों के साथ ये निकले हुए अनुष्ठानों से, लोक अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठानों और देव अनुष्ठानों से निकले हुए ये नाट्य है। जैसे आपका ये हमारा दिवाली हो गया,
दिवाली में कोई चेंज नहीं की जा सकती, जो नेगेट वगैरह होती है कोई चेंज नहीं की जा सकती। उसी तरह से अभी फागली आएगी, फागली में कोई चेंज नहीं हो सकता है। जिस तरह से इसी तरह से ये हमारा काहिका एक थिएटर फॉर्म, मतलब थिएटर क्या, थिएटर तो सारी दुनिया तो रंगमंच है, और हम पात्र हैं, आते हैं और अपने अपने रोल निभा करके चले जाते हैं। तो वही रोल जो है देवता और आदमी मिल करके करते हैं, तो वही काहिका होता है, वही फागली होती है, वही ये होती है। तो इनकी स्क्रिप्ट जो है फिक्स हैं। और कुछ एक ये इस तरह से ये इसको जो दियाली दूली वगैरह को राक्स खेल बोलते हैं, अश्लील बोलते हैं तो राक्स खेल बोल दिया, वो देव खेल हो गए। और उसी तरह से आप ये देख लीजिए कि मतलब ये हमारे नाच की है जो लालड़ी जिसको बोलते हैं, और इधर इधर दियार साइड में उसको चौरासा या तरासा बोलते हैं, महिलाएं नाचती है उसमें। तो वो सेम टू सेम वैसा ही होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, उसमें कोई अलग से चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी नाटी है, नाटी से लेकर बिल्कुल गढ़िया से लेकर शायरी से लेकर आगे को चलते चलते ये अब लुडी बांटरा इस तरह से आगे आगे तिणकी नाटी तक ले जाते हैं। तो वही क्रम है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन एक लोक नाट्य ऐसा है जिसमें चेंज की पॉसिबिलिटी है। वो मतलब वो ऐसा लोक नाट्य मुझे लगता है कि वो मतलब वो देवताओं से उत्पन्न नहीं हुआ, वो हमारे जैसे किसी ये शिल्पी ने उसने उसको गठन किया, और उसके बाद क्या कर दिया कि भाई एक सुंदर चीज बना दी, चाहे मोहरा हो देवव्रत हो, इस तरह से बनाते हैं। तो वो उस देवी देवता को अर्पित कर दिया कि भाई ये मैंने तैयार किया है, तो इसलिए हॉर्न है वो, इसको हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न ऐसे बोलते हैं, तो लोक नाट्य है। तो वो पहले देवता की आंगन में होता है, उसको सिर ये बांधने, ये मतलब उसके जो सींग तैयार करने, ये करना, इस तरह से काफी दिनों का प्रोसेस रहता है उसमें। अब तो खत्म सा हो गया है, सिर्फ छोटे मोटे कार्यक्रम में करते हैं, अदरवाइज पहले गांव गांव में होता था, मेरे बचपन में मैंने देखा। तो ये जो है ये इसमें क्या है कि इसमें जो संवाद पक्ष है, जैसे इसमें नृत्य पक्ष भी है और उनके गाने हैं बहुत से, फिर नाच होता है उसमें, हिरण बनता है, और उसके साथ में एक कान और एक बूढ़ी नाचते हैं। तो आमतौर पे आजकल के मॉडर्न विद्वानों ने उनको उसको एक कान मतलब एक मेल और एक फीमेल बन के वो नाचते हैं, तो कान और बूढ़ी बोलते हैं, बीच में हिरण नाचती है। तो इसको जो है मतलब कान को क्या बोलना शुरू कर दिया, बोला जी कृष्ण कन्हैया है, और बूढ़ी जो है इसको चंद्रौली बोल दिया, राधा कर दिया, ये मतलब गोपी कर दिया। जबकि यहाँ का जो लॉर्न है इसमें ये कान और बूढ़ी चंद्रौली वो नहीं है। जो हिरण है, हिरण यहाँ का एक डिवाइन पशु है, जैसे टंगरोल होता है जंगली, उसका रेप्लिका है वो, तो उसको डिवाइन समझते हैं आमतौर पे, ठीक है। उसको जब भी मैं बचपन में ही देखा है कि हमारी मम्मी वगैरह और भी जो लेडीज जो है जब भी आंगन आंगन जाते थे, रात को जाते थे, तो वो आते थे तो बाकायदा धूप की थाली लेकर के आते थे, उस हिरण की पूजा करते थे, ये बोल के कि ये देवता आया है। उसको देवता समझते हैं, उसको हिरण नहीं समझ के देवता समझते हैं, देवी डिवाइन पावर आई, कोई डिवाइन चीज हमारे यहाँ। और उसके साथ में जो होते हैं, एक जो कान बोल दिया जिसको कृष्ण बोल रहे हैं, वो कान होता है, कुल्लवी भाषा में कान बोलते हैं प्रमुख को, देसी में बोलते हैं कि यार तू आया बड़ा कानौक है, तू आओ बड़ा कानौक है, तू आया बड़ा कान, मतलब तू आया बड़ा प्रमुख, तू आवड़े बड़ा कानौक है। तो वो कान है वो, मतलब मेन सूत्रधार टाइप, ठीक है। और जो बूढ़ी जो होता है, तू आई बड़ी बूढ़ी, घर की बूढ़ी आई तू, बूढ़ी मतलब मेन औरत, जो मुख्य जो औरत होती है, मतलब आराध्य देवी के बाद जो महिला होती है घर में, वो बूढ़ी होती है। तो वो जो वरिष्ठ जो है वो चलते हैं उसके साथ में, वो पूजनीय होते हैं। तो कान और बूढ़ी इस तरह से यहाँ का जो हिरण है और जो डांस है वो इस तरीके का है। तो उसके बाद जो है संवाद पक्ष आता है स्वांग का, जो वो कंटेम्परेरी होता है, तो कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं उसमें। तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कि आज की डेट में जो संस्कृति, जैसे मैंने शुरू से बात की कि भाई भंग बेचने की भी संस्कृति है, और ये डीजे पार्टी की भी संस्कृति है, और ये भी संस्कृति है। तो वो स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट पोर्शन जो है उसमें व्यंग्यात्मक रहता है आमतौर पे। तो सटायरिकल जो है कुछ भी लिया जा सकता है उसमें, एनीथिंग। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो प्रयोक्ता है, जो प्रयोग करने वाला है, प्रैक्टिशनर, थिएटर प्रैक्टिशनर, वो किस दृष्टि से करता है। अगर इस दृष्टि से करता है तो वो तो बिल्कुल कंटेम्परेरी हो जाए, क्यों नहीं आनंद लेंगे लोग। तो अब अगेन जो है भाषा काउंट नहीं करती। हाँ जी प्लीज। सर, आपने लोक नाट्य में देव भारता की बात की। पहला
तो ये जानना चाहेंगे कि देव भारता होती क्या है? और जैसे आपने कहा कि इसकी एक बनी-बनाई स्क्रिप्ट रहती है। तो अगर वो स्क्रिप्ट है तो क्या वो किसी व्यक्ति विशेष ने लिखी है या देवता की अपनी है? कहाँ से वो कैसे ओरिजिनेट हुई? कैसे आई लोगों के सामने आम जनमानस में और जो उस रो देव भारता को कह रहा है, वाणी को कह रहा है, उसको वो कैसे पता चलता है कि ये कहना है? क्योंकि मुझे लगता है वो जो मैं समझ रही हूँ वो देववाणी है, तो वो कैसे सिखाई जाती है सामने मतलब दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुँचती है? जी। ये तो मैंने बोला ना, वही तो फिक्स एक्टर है, वो है गूर। हुँ, इसको बोलने वाला गूर है। जिस भी देवी या देवता की वार्ता, वार्ता मतलब कथा जो कही जाती है, बरसो बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। वो जो कही जाती है वो उसी देवता या देवी का गूर बोलता है, और पर्टिकुलर ओकेजन पे बोलते हैं वो, एवरीडे नहीं बोल हुँ, सकते हैं। पर्टिकुलर साल में एक दो बार इस तरह से जो ओकेजन होते हैं खास, जैसे फागली टाइप में, जैसे कोई बिरशु वगैरह जो इस तरह से होते हैं, वो अलग अलग देवता का अलग अलग समय में होता है। वो गूर बोलता है और वो उस देवता की और उस देवी की कथा होती है, जीवन की कथा, हुँ, कि उसमें ये हुँ, बताता है वो कि मैं कहाँ से आया, कहाँ कहाँ मुझे क्या हुआ, कहाँ मैंने पाप मिटाया, कहाँ धर्म की स्थापना की, और कहाँ तक आया, और आज यहाँ पे हूं। ये कथा हुँ, होती है सारी की सारी, वो वार्ता है एग्जैक्टली। तो ये हर देवी देवता की अलग है, और वो जो है वो उसका गूर जो होता है, देवी या देवता का जो भी गूर है, वही बोलता है और नहीं बोलता है। और ये चीज जो है, ये जैसे मान के चलिए कि मैं गूर हूं तो मुझे वार्ता आती है, तो आमतौर पे क्या करता हूं मैं कि यही चीज ये जो खत्म होती गई, तो ये मैं आमतौर पे ये हुआ कि मैं अपने किसी पोतरू या धोतरू को उसको बताऊंगा, या कुछ एक जो एक मंडल होता है देवता का जो है, वो भी जानते हैं, पुजारी मंडल जो कारदार में, इस तरह जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उनमें जो ऊपर के शीर्ष के जो लोग होते हैं वो भी जानते हैं, वो भी नया गुर निकलता तो उसको समझाते हैं काफी चीजें, और कुछ एक वैसे ही उनमें आती हैं। क्योंकि जब देवता प्रविष्ट होता है तो वो एक्टिंग नहीं करते, वो देवता बोलता है। तो हुँ, वो अगर जो देवता है युगों से जो है, वो कितने शरीरों में आया, कितने शरीरों से गुजरा, या यही शरीर एक शरीर था, उसके बाद उसमें ये कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो अपनी कथा, मुझे अपनी कथा बोलनी होगी तो मैं कथा कहूंगा, इस जन्म को तो आराम से कहूंगा। अगर मुझे 2000 जन्म याद आ गए अपने, तो मैं आराम से कहूंगा। अब हुँ, मेरे पास शरीर नहीं है, तो मुझे एक शरीर चाहिए ताकि मैं बोल हुँ, सकूं। तो सेम हुँ, यही चीज है कि ये जो है, जो गूर जो है, गूर अपना शरीर दे देता है उस शक्ति को, उस परम हुँ, परम शक्ति को, पवित्र आत्मा को, वो बोलती है उसके माध्यम से। और अपनी जो उसकी अपना जो स्वयं जो है उसका जो जिस शरीर में जो आत्मा है, वो मूर्छित रहती है उस दौरान, उसे पता नहीं होता मैंने क्या बोला आमतौर पे। हुँ, तो ये रहता है आमतौर पे। कुछ एक चीजें उनको याद भी रहती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार बार तो देवता आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, जरूरी नहीं है। हुँ, लेकिन बहुत बार आमतौर पे ये भी सुनने में आता है कि नहीं, आज की ब्रशो जो है बड़ी अच्छी बोली, ये भी बोलते हैं आमतौर सुनने वाले जो लोग हैं। तो ये आमतौर पे जो वार्ता है, वार्ता ये है कि हर देवी देवता का जो कहाँ से आए, कहाँ से ये आए। तो ये जैसे हमारे देवता का है, हमारा जीव नारायण है देवता, तो वो मतलब पीति पटंत है। आप अगर सर्च करोगे तो गरुड़ा वैली है एक, सतलुज जहाँ से उद्गम है, ये साउदर्न एरिया ऑफ इसका कैलाश मानसरोवर वाला एरिया। तो वहां से पीति पटंत बोलते हैं हम, या माचिन बोलते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो वहां से कैसे माइग्रेट हुए, कैसे आए, कहाँ कहाँ क्या किया, कैसे ये किया, इधर इधर ये स्थापना हुई, यहाँ राक्षसों दैत्यों को मारा, आम जन का ये कर दिया, ये कर दिया, ये सब चीजें इस तरह से आती है। तो सभी देवी देवताओं की जो है युगों की कथा है। और दूसरी बात ये है कि ये द्वापर और त्रेता युग के नहीं है, ये सतयुग के देवी देवता। हुँ, इस बात को हमें प्रॉपरली समझना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं कि हम वेदों की संस्कृति और देवों की संस्कृति को समझने वाले जो युवा लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि आमतौर पे वार्ता में भी यही देवता बोलते हैं कि हम सतयुग के वचनों का पालन कर रहे हैं। सतयुग, तो सतयुग कहाँ था, इनिशियल था ना, आज तो कलयुग है। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, तब कलयुग। तो आप समझ लीजिए इनकी जर्नी।
तो ये पुराने हैं कि नहीं पुराने हैं हम समझ सकते हैं। यही ऐसा ही है लगभग भारत के बारे में। बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है और दर्शकों के भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। अनन्या राठौर, मुझे लगता है वो वही प्यारी-सी बच्ची है जो व्लॉग्स बनाती है, अगर मैं सही पहचान रही हूँ। लिख रही हैं, बहुत ही जानकारी, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल कन्वर्सेशन बाय रिस्पेक्टेड सर, ग्रेट सेशन। थैंक यू अनन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलम पोरले जी का एक सवाल है, सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। सर से पूछूंगी, कुल्लू सराज के लोक नृत्य त्रासा के बारे में कुछ प्रकाश डालें। ये कमेंट आया है। अनिल शर्मा नील जी लिख रहे हैं, अद्भुत एवं रोचक जानकारी। आलम पोरले जी ही लिख रहे हैं, क्या सराज के करथा को लोक नाट्य माना जाता है? तो इस पर आप अपनी बात रखें। देखिए ये बिल्कुल लोकनाट्य में आएगा और सीधी सीधी बात ये है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ये हमारे अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ नाट्य है और लोक द्वारा और लोक और मतलब अलौकिक और लौकिक का मिश्रण है ये। तो है तो लोक नाट्य है ये, अलौकिक शक्तियां काम करती है। कथा नाग जी महाराज हैं इसमें ये सलिप्त और ये जो है लोक के द्वारा किया जाता है तो लोक नाट्य ही हो गया ये। तो मुझे तो ऐसा लगता है। जी, राजेंद्र धीमान जी लिख रहे हैं, श्री केहर जी आपका अनुसंधान बहुत गहन है, विशेषकर वेद और देव संस्कृति तथा शिव शाक्त सिद्धांत का भेद एक जटिल वैज्ञानिक अध्ययन ही इसका आधार है। जय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। जय ठाकुर जी लिख रहे हैं, पोंगड़ों ने अपने कयास लगाए हैं। आपने ठीक कहा भाई कि सभी देवताओं के साथ मिलकर एक पंथ के रचनाकार जमलू महाराज ने सभी को साथ लेकर एक पंथ की रचना की। इस प्रकार 18 करोड़ों का देश कुलांत पीठ कहलाया। जय जमलू पंथ। विकी कोहली जी ने का कमेंट मैंने पहले भी पढ़ा था, बहुत साधारण और साफ शब्दों में आपने गूढ़ बातें सामने रखी। कुलुई भाग नाम से जो जुड़े हैं वो लिख रहे हैं, 18 करोड़ रे देशा फूलो बोला फूल पूजा, 18 करोड़ आगे अर्ज इतरी यही देशा लोड़ी जलम दूजा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भीषण सिंह जी जो कमेंट लिख रहे हैं उसको मैं एक ब्रॉडर सेंस में आपसे सवाल पूछूंगी कि लोक संस्कृति में विकृतियां क्या नजर आती हैं आपको, और इस संदर्भ में अगर बहुत बात करें तो मुझे लगता है बहुत आउट ऑफ द वे हम जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी इस पे, लेकिन लोक संस्कृति की जो विकृतियां हैं उस पर आपसे जरूर सवाल करेंगे। देखिए ये भाई, आपके कमेंट। विकृतियां विकृतियां ही विकृतियां हैं। जैसे मैंने बोला कि होली और जन्माष्टमी में डीजे बजना, तो और मतलब जैसे मान लीजिए कि रेप पार्टीज होती हैं वो तो उसके लिए ही होती है, सीधी सीधी बात है। लेकिन इस होली और इसके जन्माष्टमी के डीजे को हम अपनी लोक संस्कृति से, और यहाँ तो जन्माष्टमी के डीजे पे तो देवता जी महाराज को भी लेके आते हैं महाराज। तो ये विकृतियां हैं। इसके इसके बारे में कहना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप देख लीजिए वृंदावन मथुरा की अगर होली होती है तो वैसी होली होनी चाहिए, क्यों डीजे की होली। और उसमें हमारे ये लोग, हमारे शासन प्रशासन, चाहे सरकार में चाहे नहीं हो, वो सब नाचते हैं उसमें होली में, होली के डीजे पे। तो ये कौन सी संस्कृति है? ज्यादा बेहतर होता कि जो हमारी बैरागियों की होली है उसको और ज्यादा ये करते, जिस तरह से हम ये करते हैं महानाटी का आयोजन करते हैं, और उस तरह के से कुछ इसको और बढ़ाते। तो व्हाट इज द नीड ऑफ डीजे? आप साउंड सिस्टम लगाइए, बैरागी कितना अच्छा गाते हैं और चुने हुए, और हर साल ये बहुत अच्छे गाने तैयार करेंगे, और अच्छे गाने वाले भी। और जरूरी थोड़ी वो बैरागी हो। हमारे ये है ब्राह्मण है हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छी होली गाते हैं। एवरी टाइम मैंने देखे हैं, 39 दिनों में बहुत बार देखे मैंने, ये डपली के साथ, हारमोनियम के साथ, ये आंगन आंगन में बहुत अच्छा गाता है। और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनको प्रमोट किया जाए, क्यों डीजे पे? आप नाचिए, जरूर नाचिए, नाचिए। रथ मैदान में मैंने देखे हैं होली के दिन नाचते हुए
जी। बिल्कुल नाचिए, लेकिन ज्यादा बात जरूरी ये है कि ये करें, आप अच्छा साउंड सिस्टम करें डीजे की जगह, और अच्छे गाने वालों को और अच्छे बजाने वालों को, और फिर नाच होली का, और बैरागियों की होली गाए। जो मैंने कहा कि कुल्लू में होली कोई होली थी नहीं, होली कहाँ से आई? बैरागियों के साथ आई है, और ये हमारे यहाँ बैरागियों के साथ आई है। तो फिर इसी परंपरा का अगर मैं तो कनेत हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर ये करना है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस परंपरा का, तो मैं डीजे की होली पे क्यों नाचूं? मैं तो बैरागियों की होली पे नाचूं ना, मैं बढ़ाऊं उसको। तो ये विकृतियां हैं, मतलब एक दो बातें मैंने बोली कि अब जो जन्माष्टमी के नाम पे आप मान लीजिए जन्माष्टमी मनाते हैं, वृंदावन में जन्माष्टमी मनाते हैं, और जगह भी मनाते हैं, गोकुल में जहां भी मनाते हैं, तो वहां थोड़ी डीजे बजता है। तो आप वहां की जन्माष्टमी के तरीके से आप कॉपी करिए ना, क्योंकि जन्माष्टमी वहीं से आई, वैष्णविज्म जब आया तो उस तरीके से कॉपी करिए आप। जैसे हमारी रथ यात्रा जो होती है, तो वो तो पूरी की रथ यात्रा की रेप्लिका है, तो सुंदर रेप्लिका है, सबने स्वीकार किया, सारे देवी देवताओं ने स्वीकार किया। दशहरे की रथ यात्रा जो होती है, तो उसको शुभ मानते हैं, तो उसको कभी नहीं बोलेगा। अब उन रथों को आप देवताओं को छोड़कर डीजे पे चलाएंगे, तो वो तो विकृति हो गई ना। तो वही जो दो में मेन विकृतियां मैं बोल रहा हूँ कि जन्माष्टमी और इसमें होली में क्या आ रही है, यही चीज आ रही है। तो वो मुझे लगता है ये विकृतियां हैं, और आम जन को, यंग आदमियों को मैंने बोला कि इस तरह से, दो तरह से समझने की बहुत जरूरत है। ये दोनों धाराएं जो है, वेदों की और देवों की धाराएं जो है, बहुत खूबसूरत धाराएं हैं। इनको समझें हम, और गहनता से समझें, और ये विकृतियां आएंगी नहीं, खत्म हो जाएंगी, मुझे लगता है। जी। जी, आगे बढ़ो। वरयान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं रोचक चर्चा, नेटवर्क में समस्या आ रही है, ऐसा भी लिख रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो, लेकिन मुझ तक आपकी आवाज एकदम क्लियर पहुंच पाई। हालांकि मुझे बीच बीच में कट होके दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आप जी एकदम, जी जी। मैं आपको अच्छे से सुन पा रही हूँ। दर्शकों में से अगर कोई कमेंट हो तो जरूर बताएं। अ, बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है, लेकिन मैं आखिर के 2 सवालों पर सीधे चलूंगी। लोक संस्कृति की क्या प्रासंगिकता है? क्यों इसे बचाना ज़रूरी है? और इसके लिए क्या उपाय आप बताएँगे? किस तरह से इसको संरक्षित किया जा सकता है? देखिए, मेन चीज ये है कि हम सोचेंगे कि जी हमारे 50 साल 100 साल पहले जो है, हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति यही थी, ये थी, तो वैसी की वैसी ही होनी चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता है। वो आज की लोक संस्कृति क्या है कि मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, मैं, इसका मतलब ये तो मैं अमेरिकन तो नहीं हुआ या ब्रिटिश तो नहीं हुआ, मैं तो यहीं का हूँ, ठीक है। इन चीजों को छोड़ते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मूल मूल की तरफ जो मौलिकता क्या है, और कहाँ से क्या क्या गड़बड़ हुई, कहाँ से गड़बड़ हुई, और कहीं हम किसी चीज से एक हमको दृष्टा होकर देखने की आवश्यकता है अपनी संस्कृति को, चाहे हमारी जो शमनिज्म की है, चाहे एनिमिज्म की है, चाहे देवों की संस्कृति है या वेदों की संस्कृति है, उनको दृष्टा होकर के देखने की जरूरत है। और कौन कौन चीजें किस तरह से आई और उसमें क्या मिलावट हुई, उस मिलावट को अगर हटाएंगे तो खूबसूरती से हमारी जो लोक संस्कृति है, और लोक संस्कृति जो भी होती है, जो जिस काल में, जिस देश में जो लोक रहता है, उसकी संस्कृति है, होनी चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। जैसे आज की डेट में हम मतलब मलाना जैसे खूबसूरत जगह, जो मतलब स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ऊपर लेवल की जगह है, वो इंटरनेशनली चरस के लिए बदनाम हुई। वो मतलब उस पहलू पे बात, एक तो मुझे आजकल के इन जो ब्लॉगर हैं, और जो कुछ ये मतलब जिनको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो मर्जी वो बकते हैं हर जगह को लेकर के। अभी तो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक इन्फ्लुएंसर है, नगेड़ को लेकर के जो बका उसने, मुझे बड़ी दया आई। अरे आपको इतने लोग देखते हैं, आपको लाख लोग देख रहे हैं, तो आप अरे अच्छे से रिसर्च करके तो बोलो आप, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलेंगे तो। मेन चीज क्या हो रही है कि लोक संस्कृति की प्रासंगिकता जो है इन जैसे लोगों के वचनों से खराब हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है पढ़ी लिखी है, और मेरी जो देव संस्कृति से, देव समाज से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से ठूठ लोग हैं। मैंने बोला आजकल तो लड़के नहीं ये करते, बोले, मैंने कहा आप बता पाते हो? जब वो पूछता है कि भाई जब ताऊ, भाई चाचा, भाई दादू, मामू, ये जो कर रहे हैं, ये जो परंपरा कर रहे हैं अब देवता के पास, तो इसका क्या मतलब है, क्यों करते हैं? बोला ऐसा ही करते थे, तो आगे नहीं पूछना चाहता, देव दुष्ट करा था।
तो मैंने कहा इससे तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना। आप एक यूथ को जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ है, जो दुनिया भर के फिलोसफीज जानता है, दुनिया भर के धर्मों के बारे में जानता है, दुनिया भर में क्या व्यवस्था चल रही है उसको जानता है, तो आप इस चीज से नहीं सेटिस्फाई कर सकते, चुप दोष लागना, ये तो नहीं कर सकते ना। आपके पास लॉजिक चाहिए। और हमारी टोटल देव संस्कृति जो है ये साइंटिफिक है। आप उस साइंस को जान तो लीजिए। हम युवा को क्यों वो करें? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल प्रासंगिक है और बिल्कुल कंटेम्परेरी है, ठीक है। तो अगर मतलब उसको उन लॉजिक्स को हम इन चीजों को हम ढूंढे, लॉजिक्स मतलब शब्दों के लॉजिक नहीं मैं बोल रहा हूं, भाव के लॉजिक होते हैं, फीलिंग्स आती है। जब आप उस दिशा में जानने की कोशिश करते हैं तो देवी देवता खुद जो है आपको आभास करवाते हैं कि बेटा ये है मामला, तो जान तो लीजिए। आप पहले बोलेंगे नहीं तो उन्होंने को क्या जरूरत है, बोला ठीक है नहीं तेने जाना दे, मैंने अगले 2-3 जन्मों बाद जानियो तुम, क्योंकि तुम तो आते जाते हो, हम तो कभी आते जाते नहीं, हम तो युगों से सतयुग से यही है, तुम तो कई युगों से चले हुए, कई हजार कई लाख जन्म लेकर के अभी कीड़े मकोड़े से आदमी बने हो तुम। तो वो चीज है। तो लोक संस्कृति की बिल्कुल प्रासंगिक है, आज की डेट में क्यों नहीं है ही है, लेकिन मेन चीज ये है कि यही चीज रिजिडिटी जो जड़ता है जो हमारी संस्कृति में, जिसको हम बोलते हैं, मतलब बहुत सी परंपराएं बहुत खूबसूरत है, बहुत सी परंपराएं जो हम पीठ में ढो रहे हैं ऐसे बोझे की तरह कि हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि ओए बोझे तू क्यों है मेरी पीठ पे। ये पूछना तो जरूरी है ना, कि अगर मैं अपने पिता को अपने दादा को पीठ पे उठाता हूं तो मैं तो पूछूं तुमको तकलीफ तो नहीं हो रही है। दादू बोले कि मुझे पीठ में उठा बेटा, तो मैं बोलूं क्या हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, ऐसा तो पूछूं ना मैं उस परंपरा से, ना पूछूं। अगर मैं पूछूं तो बोलेगा चुप रहे, दोष करेगा तो भाई फिर क्या, फिर वो बोलेगा मरने दे यार, मैं तो ईसा मसीह को ये बन जाऊं, जब वो जो कन्वर्शन की बात करते हैं वो बन जाऊं, बोले वहां तो बस यीशु यीशु प्रभु यीशु ये हो जाएगा, या ढोल की चिमटे लेकर के चलूं बस बात खत्म। तो लॉजिकली हमको युवा आदमी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और युवा आदमी को भी इस मूलता की तरफ, मूल जो चीज है, मौलिकता जिस चीज की है उस संस्कृति की, उसमें जाना पड़ेगा। तो लोक संस्कृति तो हमेशा किसी भी काल में किसी भी देश में वो प्रासंगिक है और एज इट इज है, वो कंटेम्परेरी है, वो समसामयिक है, वो कभी पुरानी नहीं हुई, ना भविष्य की होती है ना वो पास्ट की होती है, वो प्रेजेंट ही होती है, कंटेम्परेरी। आज हम अगर बात कर रहे हैं तो ये आज की लोक संस्कृति है, हमारी इस लोक संस्कृति पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज सोच नहीं सकते थे कि हम लोग इस तरह से ये लाइव कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये हिस्सा है, ये ब्यूटी है, ये साइंस है, साइंस के साथ में इस चीज को जोड़ करके हम करें। और ये मत भूलिए जिस तरह से हमारी वेदों की भाषा, वेदों के जो शास्त्र, वेदों का ज्ञान जो है टोटली साइंटिफिक है, इसी तरह देवों का जो तंत्र है, जो भी शैमनिस्टिक है, ये टोटली साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक है। लेकिन उस साइंस को हमें डिकोड करना होगा। युवाओं से भी यही प्रार्थना है, और हम लोगों को भी, जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी, मतलब देवता दोष करेगा इस बात पे चुप नहीं करवा सकते हैं आप युवा को, तब प्रासंगिकता नहीं रहेगी लोक संस्कृति की, अदरवाइज प्रासंगिक है मुझे लगता है। बहुत बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये एपिसोड कोई 3 घंटे का होता तब भी शायद कम पड़ता। बहुत सारे सवालों को छोड़ रही हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरी पेन कॉपी से लिखे हुए मेरे ही कागज में रह रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये छूट गए, इसलिए कि हम आपसे एक और संवाद करेंगे इसी सीरीज़ में। कुछ दिनों बाद मैं आपसे फिर सवाल करूँगी और दर्शकों के साथ हम फिर वार्तालाप करेंगे, ये उम्मीद कर रही हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की ये चर्चा बहुत सार्थक, सारगर्भित, और मुझे लगता है जो आपने अपने ज़हन में या जो अपने जीवन की पूँजी कमाई से थी, उसमें से छन कर कुछ चीज़ें जो पॉइंट आउट कर पाए इस 1 डेढ़ घंटे की बातचीत में, वो कर पाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी दबी रह गई, जिसको अभी जो अभी हमें जानना है। तो चलिए ख़ैर, बहुत भविष्य में थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और हाँ, बाकी सब जो मित्र जुड़े आगे भी देखेंगे। धन्यवाद। जी, आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अपनी ओर से, खुद की तलाश की ओर से, और अपने दर्शकों की ओर से आपका विशेष रूप से आभार, और उम्मीद यही है कि आगे भी आप एक दोबारा से किसी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें, और जो छूट गई बातें उन पर हम कंटिन्यू इस चर्चा को करें। आपका बहुत-बहुत निश्चय धन्यवाद। निश्चय निश्चय, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर, और सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी।
आज का ये विशेष एपिसोड रहा हिमाचल की लोक संस्कृति और लोक भाषाओं पर, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। संस्कृति क्या है? लोक संस्कृति किसे कहा जाए? बहुत अच्छे से हमारे आज के वक्ता ने हमारे सामने अपनी बात रखी और लोक संस्कृति से होते हुए देव परंपरा, 18 करोड़ों, लोक नाटक और लोक नाटक के बीच का शैलीगत और अ, विषयगत जो विशेषताएँ हैं, उस पर प्रकाश डालते हुए अंततः कि लोक संस्कृति की प्रासंगिकता क्या है, इन सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया और आप सभी ने हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी हमारा सहयोग किया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी दर्शकों का, जो लगातार हमारे साथ इस सीरीज़ में बने हुए हैं। इस तरह से लोक संस्कृति पर चल रही इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड आज समाप्त हुआ और कल आपसे फिर मिलेंगे नए अ, व्यक्ति के साथ, नए क्षेत्र की संस्कृति को लेकर। आप सभी तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुद के साथ रहिए, खुद की तलाश के साथ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।